ठीक है भाई, सब लोग मैप लिखे। तो मैं चैप्टर में आगे पढ़ना क्या है देखें। सबसे पहली चीज दैट इज बेसिक मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम। बेसिक मीनिंग ऑफ चैप्टर नेम। आखिरी केमिकल काइनेटिक्स बात का मतलब क्या है, पहले तो ये जाननी है। उसके बाद में तुम्हें दूसरा इसके अंदर पढ़ना है रेट ऑफ ए रिएक्शन, दैट इज ROR। अभी नहीं लिखूंगा, बाद में। रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन के रेट में अपने पास में बेसिकली 2-3 टाइप के रेट आते हैं। एक तो आएगा निकल के एवरेज रेट, और दूसरा निकल के आएगा इसके अंदर इंस्टेंटेनियस रेट। और इनके ग्राफ भी आते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, और इनका भी आता है ग्राफ। दोनों के ग्राफ हैं। ग्राफ किस किस के, रिएक्टेंट के ग्राफ आते हैं निकल के, और दूसरा आते हैं किसके, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के। ठीक है, दूसरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ये अपने आप में बहुत लेंथी डिस्कशन हो जाएगा। जब तुम लोग इसके अंदर कुछ बातों को समझोगे तब तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि किस बात पे रेट डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट आके डिपेंड किस बात पे करेगा। ठीक है, मैं सारी बातें कर लूंगा। ऑब्वियसली तुम्हें आधी ज्यादा बातें तो पता ही नहीं है, चैप्टर का मैप लिख रहे हो, चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में इस पूरी कहानी का सबसे धमाकेदार जो पॉइंट है, जिसकी एंट्री लगभग 2 से 3 दिन बाद होगी, उसका नाम है रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर तुम एक चीज पढ़ोगे, उसका नाम होगा ऑर्डर। ऑर्डर के बारे में कुछ काम की बातें जान लें। ऑर्डर कभी भी किसी भी रिएक्शन के बैलेंसिंग में कुछ नंबर लगते हैं हमेशा आगे। जैसे कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पास में ये है, जैसे मैंने इनके में देखा था तब बता रहा हूं मैं आज। अब ये बात बतानी चाहिए कि जब नहीं, ये भी डाउट है। H2O, इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 2 आगे 2 आगे 2 आगे, इसमें नहीं आएगा, इसमें 2 आगे। इसके आगे कितना लगा हुआ है, इसका कितना लगा हुआ है, तो उसका ऑर्डर 3 नहीं होता। मतलब हो भी सकता है, नहीं हो सकता। 1/2, 3/2, 1.5, 1.9, 1.8 कुछ भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। रेट लॉ के बाद में तुम्हें इसके अंदर एक चीज पढ़नी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लेके आऊंगा, वैसे मैं तुम्हारे इस चैप्टर को 3 पार्ट में खोल दूंगा। रेट लॉ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है चैप्टर 3 पार्ट में खुल जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद में चैप्टर खुलेगा 3 पार्ट में। अपने पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं। मैं जानबूझ के आगे लेके लिख के रहा हूं, उसको आगे लिख रहा हूं जानबूझ के, है ना। बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर है, लेकिन हमें जो पहला पार्ट दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, क्या मतलब है इस बात का, सब कुछ समय के साथ। एक दिन में तो बिल्कुल नहीं, और आज तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर भी आ सकती है पर तुम्हारे लिए नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। एक बात और ध्यान से, अलग पेन से लिखता हूं, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसी के अंदर तुम एक चीज और देख लोगे जब तुम इसको पढ़ रहे होगे। उस चीज का नाम होगा मॉलिक्यूलरिटी। मतलब मैं बताता हूं, मैं नाम तो लिख रहा हूं मॉलिक्यूलरिटी, ये भी पढ़ना होगा तुम्हें। मॉलिक्यूलरिटी, 1 मिनट, RITY। फिर इसी में तुम एक चीज वापस से पढ़ोगे, एक टेबल बनवाऊंगा मैं तुम्हें जब पढ़ाते टाइम पर, और यहाँ पे बोलूंगा भाई डिफरेंस क्या है ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में, डिफरेंस क्या है। बीचों बीच में, चैप्टर के मैप में कहीं नहीं है पर बीच में है। हम जब आगे ट्रेवल करेंगे तब पढ़ते हैं इसको। पहले तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स, इनका सबसे बड़ा सूत्र है। इन तीनों के पास में अपने अपने एग्जाम्पल्स होंगे। कौन सी रिएक्शन को जीरो ऑर्डर कहते हैं, किसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, किसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर कहते हैं। फिर तुम लोग इस चैप्टर के 6वें पॉइंट पर जाओगे, जिसका नाम होगा द बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट गेम, यहीं से स्टार्ट होता है। उसका नाम है इंटीग्रेटेड, यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। और इसमें भी 3 टाइप होंगे। 3 बार इंटीग्रेशन करना तुम्हें, 3 बार इंटीग्रेट करोगे। पहला जीरो ऑर्डर को, दूसरा फर्स्ट ऑर्डर को, और तीसरा सेकेंड ऑर्डर को। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन।
ठीक, सातवां पॉइंट है हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, और हाफ लाइफ में भी तुम्हें तीन ही बातें पढ़नी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ये काफी छोटी हो जाएंगे इस कंपेयर टू जब पहला पढ़ोगे, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल। और चैप्टर का अंतिम पॉइंट, आखिरी पॉइंट, आखिरी का नाम है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसको पी नहीं पढ़ना है ना, पी साइलेंट है, नाम है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो बेसिकली चैप्टर की लेंथ ध्यान से देख लो। ये भी ध्यान रखना कि हम लोग जब चैप्टर के मैप को पढ़ रहे हो, आगे बढ़ा रहे होंगे, तो शायद 2 से 3 दिन तो तुम्हें रेट लॉ तक पहुंचाने में लग जाएंगे शायद, हालांकि डिपेंड करेगा तुम लोगों पर भी। पर रेट लॉ तक पहुंचने में तुम इतना टाइम लगा दो क्योंकि उसके पहले की नॉलेज काफी एडवांस है। देखते हैं, पहले लिख लें ना, लिख रहे हैं सभी लोग, मैप बनाओ। ये डिस्टेंस किसमें लगती है? मीटर में। मास किसमें लगता है? केजी में। करंट किसमें लगता है? चार्ज किसमें लगेगा? चार्ज। वर्क किसमें लगता है? फोर्स न्यूटन। ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मेरे पास में कितना सामान रखा हुआ किसमें नापते हैं? मोल। सब्सटेंस के अमाउंट को मोल में नापा जाएगा। पता नहीं इन बातों का क्या सेंस है, मैंने तुमसे क्यों कहा, लेकिन पहले इसे देखें। जब तक हम मैप ब्रिलियंट कहानी होती है हमेशा, तो तुम्हें ये बताएगा कि तुम किस किस जगह पे कैसे कैसे जाओगे। उन लोगों के में कहाँ चलना है विद्यानंद में? खत्म चैप्टर, ये पूरा पढ़ा दिया स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन तक। तो कहाँ पे? हाफ लाइफ पे चल रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो मतलब फिनिश हो जाता। तो एटलीस्ट तुम देख के समझ गए ना तुम कहाँ थे स्कूल में। ठीक है, सभी लोग सबसे पहली बात टॉपिक नंबर 1 का नाम डालें, बेसिक मीनिंग ऑफ चैप्टर। चैप्टर का बेसिक मीन क्या है? जानने से पहले मैं तुम्हें केमिस्ट्री की 3 ब्रांचों के बारे में बताता हूँ। केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेज हैं, तीनों के नाम लगभग सब लोगों ने सुन रखे हैं। पहली नाम है थर्मोडायनामिक्स, दूसरी का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरी का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, और तीनों के अंदर बहुत सिंपल चीज है। जैसे कि अपने पास में मैं ए लगाता हूँ, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उसी के अंदर अगला अगले आदमी का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये क्या क्या वो समझो, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर हो जाएगा जैसा होना है, उसकी चिंता मत करो। और तीसरा आदमी है केमिकल काइनेटिक्स। और तीनों के मेन काम क्या, तीनों ब्रांचों के मेन काम क्या वो समझो। थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो पढ़ती है इस बारे में कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि अगर तुम लोग बहुत सिंपल बात, पानी में किंकड़ मिला दो, वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है? हालांकि वो रिएक्शन तो नहीं है, तो होना तो नहीं है। तो थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो हमें ये बताती है कोई भी रिएक्शन होनी है कि नहीं होनी है। शुद्ध हिंदी में, शुद्ध अच्छी से सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है, इट टेल्स अस अबाउट whether the reaction is possible, whether the reaction is feasible or not feasible, feasible or non feasible, यानी कि होनी है नहीं होनी है। सीधी बात ये हमें बताती है कोई भी रिएक्शन होगी अपने आप से या नहीं होनी है। बस सीधी कहानी ये सेट करो, कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हम लोगों को थर्मोडायनामिक्स पढ़ाती है। अगर उसमें डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो कुछ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस चेक करता है। थर्मोडायनामिक्स वो ब्रांच है जो किसी भी रिएक्शन के बारे में बताती है कि वो रिएक्शन पॉसिबल है या फिर नहीं है। वो थी थर्मोडायनामिक्स, वो तुम्हारी 11th क्लास में थी, वो तुम्हें नहीं आती। उसके बाद में अगली चीज
केमिकल इक्विलिब्रियम, ये वो ब्रांच है जो मैं इतना बताती रिएक्शन कहां तक होगी, मतलब इस केमिकल इक्विलिब्रियम से हम पता लगा सकते हैं कि हमने अगर 10-20 लीटर पानी में कुछ मिलावट करी है, कोई कंपाउंड डाला है, तो 10 लीटर में से कितना पानी इस्तेमाल हो जाएगा और कितना इस्तेमाल नहीं होगा। 10 लीटर में से 6 लीटर का इस्तेमाल होगा, 5 बचा रह जाएगा, जो भी है, मतलब ये बताती कितने कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों ने किसी भी सिलेंडर की जितनी भी एनर्जी होती है सिलेंडर को जलाने में, उसे लकड़ियां जलाई, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से पता लगा सकते हैं कि सिलेंडर की जो फ्यूल है उससे कितनी किलो लकड़ियां जल सकती हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम बस इतना बताता है रिएक्शन कौन सी परसेंटेज तक होगी, कहां तक होगी। अगर अपने पास में 10 लीटर सामान है, उसमें से कितना लीटर सामान इस्तेमाल हो जाएगा, कहां तक रिएक्शन जानी है। तो मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम भी तुम्हें नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये कि टू विच एक्सटेंट इट टेल्स अस अबाउट till which extent the reaction is possible. रिएक्शन कब तक होनी है, रिएक्शन इज पॉसिबल, कहां तक रिएक्शन होनी है, इसके बारे में हमें केमिकल इक्विलिब्रियम वाली ब्रांच पढ़ाती है। ये तुम्हारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 था शायद, लास्ट, ठीक है, बदल गए हैं इस चैप्टर के नंबर, ये भी तो दिक्कत है। और केमिकल काइनेटिक्स तो तुम अब पढ़ोगे, वो ब्रांच तुम्हें क्या बताती है, इट टेल्स अस अबाउट द रेट, और रेट का सबसे सिंपल वर्ड कौन सा होता है, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन, की रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। और किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तुम किससे मैनेज कर सकते हो, वो तुम लोग आगे पढ़ोगे, मैं सुन के बस बोल देता हूं। कैटलिस्ट का मेन काम क्या है, वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जब ये स्पीड वाली बात चले तो ये भी ध्यान रखना कि इस चैप्टर के अंदर भी तुम थोड़ा सा जानोगे क्लोजिंग स्टेटमेंट, जहां पे तुम पढ़ोगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। एक है फंडा अच्छा खासा, एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन एंड में, मैंने लिखा नहीं है चैप्टर के मैप में, इसमें कहीं मोबिलिटी नहीं लिखी। अच्छा, मैं इस कमी को पूरा कर दूं क्या, मैं चैप्टर मैप में कहीं नहीं लिखा है। इसके एंड में भी क्लोजिंग स्टेटमेंट आएंगे, वो पढ़ने वाले क्लोजिंग स्टेटमेंट हो काफी अच्छे खासे, एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस इक्वेशन और जाने क्या क्या, ध्यान दो, बदल दो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। बात सुनो, सबसे पहली चीज केमिकल काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच है जो मुझे बताती कौन सी रिएक्शन कितनी स्पीड से होनी है, मतलब उसके होने खत्म होने की स्पीड क्या होगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सी कहानी है कि पेट्रोल में आग लगना और लकड़ी में आग लगना, किसकी स्पीड ज्यादा है, मतलब उसका रेट फास्ट है एज कंपेयर टू लकड़ी में लगने के, ठीक है। तुम लोग किसी भी चीज के रेट को किससे निकालते हो, जैसे कि अपन लोगों के पास में अपने पास 2 टंकियां, दोनों टंकियां बाल्टी को भर देती हैं, कौन सी टंकी अच्छी है, वो डिपेंड करेगा कितने टाइम में भरा। अगर पहली टंकी ने उस बाल्टी को भरने में 2 मिनट लगाएंगे, दूसरी ने 2 घंटे लगा दिए, तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि कौन सी टंकी अच्छी है। मतलब हम लोग किसी भी चीज के रेट को किससे पता लगाते हैं, टाइम से। हमने जब करंट पढ़ा तो करंट ज्यादा अच्छा कौन सा है, जो कम समय में ज्यादा चार्ज को ट्रेवल करवाएगा। खैर वो सारी बातें कवर अप हो जाएंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है जो किसी भी रिएक्शन के रेट के बारे में चर्चा करेगी। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब तो तुमने बेसिक कंसेप्ट में नंबर ए बी सी लिख रखा, उसी में डी बात आती है। डी बात के अंदर सबसे पहली चीज तो अपने पास में कोई भी कंपाउंड कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसको किस में नापा जाता है, ओनली मोल नहीं है, ठीक है। कोई भी कंपाउंड कितनी मात्रा में उपलब्ध है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास में ये कोई बीकर है, दूसरा ये कोई बीकर है, इनके मिलने से कुछ और बन के हमारे सामने आ गया, तो इसमें कोई भी सामान कितनी मात्रा में उपलब्ध है। पहली बात तो तुम जिनके बारे में स्टडी कर रहे हो वो ऑलमोस्ट लिक्विड मान के चलना, कभी तो बदल जाएंगी कहानियां। तो ये यहाँ पे कितनी मात्रा में उपलब्ध है, इसको इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, कंसंट्रेशन यानी कि इसकी मात्रा कितनी है, तो तुम इसकी मात्रा को हमेशा किस में मानोगे, मोल लीटर या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किस में नपते हैं, मोल में, और वॉल्यूम किस में नपता है, लीटर में। इसको हम लोग लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स। इस बात का मतलब मुझे तुम्हें समझाना होगा, ये किसी की भी मात्रा को बताने वाला वर्ड है। जैसे कि इस बात का क्या मतलब हुआ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास में ये वाला जो सामान है उसकी मोलैरिटी है 4 मोल लीटर इनवर्स, और ये वाला सामान है इसकी मोलैरिटी है 10 मोल लीटर इनवर्स, तो कौन सा सामान ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है,
किसी भी सामान की मात्रा को किलो में नहीं नापते केमिस्ट्री में, मोलरिटी में नापा जाता है कि 1 लीटर में इतने मोल है, 10 लीटर में इतने मोल है, तो उसका रेट क्या होगा। किसी भी सामान की मात्रा किस चीज में नापती है, मोलरिटी में। तो हम लोग किसी भी सामान की मात्रा को मोलरिटी में नापेंगे। मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। जैसे कि तुम्हें बहुत सिंपल बात है, तुम्हारे अगर किसी भी नंबर के पीछे केजी लग गया, तुम समझ गए क्या चीज दिया गया है, वजन। अगर किसी भी नंबर के पीछे मीटर लग गया, तुम समझ गए क्या दिया गया है, डिस्टेंस। अगर किसी भी, ये क्या दिया गया बताओ, 20 क्या दिया गया है, नहीं बता सकते ना जब तक इसके बीच में लगाना तो सेल्सियस है। ये क्या बन गया, टेम्परेचर। तो मैंने वैसे तुम्हारे सामने लिखा, भैया ये लिखा हुआ 15 है, बताइए क्या, नहीं बता सकते, मोल लीटर इनवर्स। अब क्या ये कोई सॉल्यूशन है जिसमें 1 लीटर में कितने मोल पाए जाते हैं, 15 मोल, मतलब काफी अच्छा खासा मात्रा में सामान पाया जाता है। तो मोल लीटर इनवर्स तुम्हें समझाता है कि हमारे पास में कितना सामान उपलब्ध है। इस बात का इंतजार मत करना कि मैं तुम्हें रेट लॉ पे पहुंचा दूं, बिल्कुल नहीं। शांति से कहानियों को समझने की कोशिश करें। कोई भी सामान कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उस उपलब्धता को कौन सी यूनिट से रिप्रेजेंट करोगे तुम, मोल लीटर इनवर्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेच है, दिस इज ओनली फॉर एक्वस, ठीक है। दोबारा सुने, अगर गैस में हो तो गैस के लिए हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे दैट इज एटीएम। अगर एक्वस है तो तुम इस्तेमाल करते हैं मोल लीटर इनवर्स की, इतने लीटर में इतने मोल है। लेकिन अगर गैस में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो कहानी बदल जाएगी, दैट इज एटीएम में लगा दो। यानी कि अपने पास में कितने एटीएम गैस है, 10 एटीएम, 20 एटीएम। 2-3 छोटी मोटी बातें, इनकी कंफर्टेबिलिटी तुम चैप्टर के आगे बढ़ते अपने आप में महसूस कर पाओगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सेटअप दे रहा हूं बस तुम्हें। कोई भी सामान कितनी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो वो मोल से या फिर एटीएम से पता लगाते हैं बेसिकली फिलहाल। तो अगर तुम इस कहानी को दिमाग में डाल दो कि रिएक्शन बस लिक्विड में नहीं होती है, गैस में भी होती है, तो गैस के रेट को पढ़ने के लिए तुम मोल शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम एटीएम वर्ड को इस्तेमाल करोगे। ऑब्वियसली तुम गैस नहीं पढ़ोगे फिलहाल तो। खैर, अगली काम की चीज इसी के अंदर चल, तो इतना हो ही गया होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, हमारे पास में ये कोई भी 2 कंपाउंड है, इनसे मिलके बना C+D। इसमें रिएक्टेंट्स का आइडिया सबको है। इसमें रिएक्टेंट कौन है, ए और बी रिएक्टेंट है, बेसिक सी बात, ये ए और बी रिएक्टेंट है। और इसमें सी और डी कौन है, प्रोडक्ट है। तुम्हें बस छोटी मोटी बातें समझनी है, एक एक करके शांति समझनी है। यानी कि अपने पास में रिएक्टेंट यानी कि जो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट यानी कि जो बनते हैं बाद में। पहले तुम्हें बहुत छोटे मोटे सवालों के ये जवाब देने हैं कि खुद सोच के जवाब बताओ। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। सोचना कि ये ए और बी जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई थी तब इसकी मात्रा थी 200 ग्राम, इसकी मात्रा थी 100 ग्राम, इसकी मात्रा 100 ग्राम, ठीक। जब स्टार्ट नहीं हुई है, रिएक्शन के शुरू होने पर सी और डी बनने वाले आइटमों की मात्रा कितनी थी, मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब स्टार्टिंग से पहले कितने आइटम थे, 0 ग्राम, और ये वाला भी 0 ग्राम, कुछ नहीं बना। हालांकि मुझे इसको लिखना किसमें चाहिए था, मोल लीटर इनवर्स में, नहीं लिखा। 200 ग्राम 100 ग्राम। फिर बात सुनो, क्या होता है कि 10 सेकंड बाद ये रिएक्टेंट घटना शुरू होंगे और प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। 10 सेकंड बाद क्या हुआ कि जो 200 ग्राम था वो 150 ग्राम ही रह गया, और ये 100 ग्राम था ये 80 ग्राम रह गया, और लो 50 कर लो, चलो। तो यहाँ पे भी सामान बन के स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ये वाला आइटम बन के आ गया 50 ग्राम, और ये वाली आइटम बन के आ गया 50 ग्राम। अलग अलग बन सकते हैं, बस सिंपल सिंपल चीज आने दो। जब टाइम पूरा हो गया, जैसे कि रिएक्शन ऑब्वियसली इन्फिनिट तक किसी भी समय पे जाके मान लेता हूँ कि रिएक्शन 30 सेकंड में पूरी हो गई, तो 30 सेकंड बाद ये कितना बचा, ए और बी 0 0, और ये कितना बन गए होंगे, जो भी बने होंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये वाला 250 बना होगा, ये वाला 50 बन गए। इसमें सबसे काम की चीज, इन दोनों का मास कितना है टोटल, बनने वाले आइटम का मास कितना है। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो किसकी मात्रा पहले से प्रेजेंट होती है, रिएक्टेंट की। और जब रिएक्शन खत्म होती है तब
रिएक्टेंट की मात्रा कितनी रह जाएगी, 0 और प्रोडक्ट हो जाएगी पूरी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज कम पड़ गई हो तो उसमें एक वर्ड तुम आगे जानोगे, गलत है अगर मैं बोल दूं तो, लिमिटिंग रिएजेंट, शायद सुना होगा कभी पहले, खैर कोई बात नहीं। 200 था पहले पहले, ये थे 0 हमने बटन दबाया, रिएक्शन शुरू हुई, बीच में 10 सेकंड बाद देखा तो 150, ये 50 और खत्म होने पे ये इतना रह गया। अब बात ये कि इस कहानी को तुम बस ऐसे करके देखो, तुमसे बोला जाता है कि बताओ इसमें कौन घट रहा है, इसमें कौन घट रहा है, रिएक्टेंट, और क्या लगातार बढ़ रहा है। तो एक बहुत सिंपल सा वर्ड है जो नीचे लिखा जाएगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन रिएक्टेंट, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा, डिक्रीज इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्ट। सामान के घटने का और दूसरे सामान के बढ़ने की जो रेट है वो हमेशा कैसी होगी, सेम। जितनी स्पीड से वो घटेगा उतनी स्पीड से ये बढ़ेगा। पहली छोटी सी चीज कि जितनी स्पीड से, अगर इसके घटने की स्पीड 10% है तो उसकी बढ़ने की स्पीड 10% है। दोनों बातों को ध्यान रखें। दूसरी बात और, क्योंकि ये वाला रेट घटता है तो घटने वाले रेट को हम कैसा मानेंगे, नेगेटिव, और बढ़ने वाले रेट को कैसा मानेंगे, पॉजिटिव। मैं तुम्हें रेट लिखना सिखाऊंगा। एक के रेट घटने, मतलब घटने का रेट और बढ़ने का रेट ऑब्वियसली सेम होता है। अभी तुम्हें कुछ बात और देखनी है, तब तुम #2 डालोगे, पहले देखोगे कहानी अच्छी खासी सी। इसमें कौन घट रहा है, ए या बी, दोनों। कौन बढ़ रहे हैं, दोनों। तो ध्यान से देखना दोनों की रेट। जैसे कि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। हम लोग चार्ज को भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा क्यू का मतलब, आप कुछ भी बोल दो सब सही है। डेल्टा का मतलब Q2 माइनस के Q1 अपॉन में T2 माइनस के T1। किसी के मन में आ जाए तो उसको QF माइनस के Q इनिशियल अपॉन में T फाइनल माइनस के T इनिशियल। इन सारी बकवास की कोई नीड नहीं है, तुम सीधे बात समझो ना, इसे मूड क्यों मत हो, डायरेक्ट समझो, कहानी साफ समझ में आती है। जरा ये बताएं कि ए के घटने का रेट कितना है। जैसे मेरा तुम सवाल है, ए 10 सेकंड में कितना घट गया, 200 से 150, कितना घट गया, 50। तो मैं तुमसे कहता हूं कि हम लोग ए का रेट निकालने वाले हैं। ध्यान से सुनो, पॉइंट नंबर एफ, पॉइंट नंबर एफ, तुम ए के और बी के घटने का रेट निकलवाओगे मुझ पे भी। इसमें अगर मैंने ब्रैकेट ए लगा दिया तो सभी लोग इस ब्रैकेट का मतलब समझो, ये ब्रैकेट, यही ब्रैकेट बनाना है, गोल मत बना देना अपने मन से, ना कंदी बना देना। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ आइटम, कंसंट्रेशन, कि अपने पास में कितना ए उपलब्ध है, कितना ए प्रेजेंट है फिलहाल, कितना हो गया। तो मैं तुमसे सीधी सीधी बात बोलता हूं, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी बताओ मुझे, तुम छोड़ो यार फिजूल की बकवास बातें। 200 से 150 हुआ, कितना घटा, माइनस के 50, कितने टाइम में घटा, 10 सेकंड में। तो जब इसको काटेंगे इससे तो क्या निकल के आएगा, माइनस के 5 ग्राम पर सेकंड। ये माइनस क्या दिखा रहा है कि हर सेकंड 5 ग्राम करके ए की वैल्यू कम हो रही है। जरा सभी लोग डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बताएंगे मुझे एक बार। 100 से 50 होगा, कितना घटा, माइनस के 50, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो आंसर माइनस के 5 ग्राम पर सेकंड। जरा सभी लोग सी का रेट बताओगे, सी का रेट, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, कितना, 0 से 50 हुआ, कितना बढ़ा, 50 ग्राम, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो आंसर क्या निकल के आएगा, 5 ग्राम पर सेकंड। ये पॉजिटिव क्यों है। उसके बाद में डेल्टा डी अपॉन में टी बताओगे जरा, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी, कितना बढ़ा, 50, कितने टाइम में, 10 सेकंड में। तो आंसर क्या निकल के आया, 5 ग्राम पर सेकंड। ये ए और बी के घट रहे हैं इसलिए उनके आंसर नेगेटिव, और सी और डी बढ़ रहे हैं इसलिए उनके आंसर पॉजिटिव। और तुम एक चीज अगर गौर करोगे तो सारे नंबर ऊपरा नहीं रखे गए हैं,
जो भी रखा सोच समझ के रखा, सभी का रेट सेम आ रहा है 5, या तो 5 माइनस में आ रहा है या 5 प्लस में निकल गया है। कुल मिला के मेन बात, तुम किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे निकालोगे, वो फाइनल आइटम कितना हो गया, पहले कितना था उसे माइनस करेंगे और कितने टाइम में हुआ ये काम उसको डिवाइड में लगाएंगे। ठीक वैसे जैसे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, पावर का क्या होता है वर्क अपॉन में टाइम, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वैसे रेट का कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। किसी भी रिएक्शन के रेट का फॉर्मूला सुनो, किसी भी रिएक्शन के रेट का फॉर्मूला जी, किसी भी रिएक्शन का रेट, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर कौन कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, एक सेकंड मैं पूरा लिखता हूं। किसी भी रिएक्शन के रेट का फॉर्मूला ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में नीचे क्या निकल के आएगा, चेंज इन टाइम, कितने समय में कितना चेंज हुआ। अब इसी बात को मैं तुम्हारे सामने लिख दूंगा, ध्यान से देखना। आपस सुनो, किसी भी रिएक्शन का रेट जिस तुमने अभी जो लिखे वो कैसे लिखे, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ साहब, 200 से 150 हुआ तो मतलब 50 घट गया, वैसे करके हम जब चेंज इन कंसंट्रेशन को इतना बड़ा लिखेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा है, हमें लिखने में ज्यादा स्पेलिंग लिखनी पड़ रही है, शॉर्ट में लिखवाओ तो शॉर्ट में लिखेंगे डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब तुम मुझे एक बात बता सकते हो, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल कितना हो गया और पहले कितना था। तुम उसको अब चाहे ऐसे लिखो सी एफ माइनस के सी इनिशियल अपॉन में टी एफ माइनस के टी इनिशियल, या फिर तुम लिखो इसको C2 माइनस के C1 अपॉन में T2 माइनस के T1, या फिर तुम इसको लिखो T2 माइनस के T1, या फिर तुमने अगर इसको ऐसे भी लिख दिया दैट इज C0 माइनस के C अपॉन में, एक सेकंड, C माइनस के C0 अपॉन में T माइनस के T0, सब सही है। बात ये किसी भी रिएक्शन का रेट लिखा कैसे जाएगा, कंसंट्रेशन में कितना बदलाव हुआ और कितने टाइम में हुआ, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, ये सारी बात एक बार में दिमाग में डालो कि कोई भी रिएक्शन कितनी स्पीड से बढ़ रही है या फिर घट रही है, उसको निकालने का तरीका कितने टाइम में कितना अमाउंट बदल गया, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। इस बात को समझे तरीके से, और ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, तुम बस इसको इन शॉर्ट ऐसे ही लिखा रहने दो, वही ठीक है। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी, न्यूमेरिकल ही है सबसे बड़ी जान, ध्यान रखना। किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका अरे 4 हो गए, अभी आते हैं, अभी है ना, तुम चाहो अभी तो तुम खेल जाओ बढ़िया, चिंता मत करो। जब एंड आगे बढ़ता है तब बहुत बढ़िया जुड़ता है, तो ऑब्वियसली डे 1 है। ठीक है, वापस से किसी भी रिएक्शन के बढ़ने या घटने का रेट तुम किससे निकालोगे, उसी कंसंट्रेशन में कितना बदलाव हुआ, कंसंट्रेशन कम हुई है तो भी निकल के आ जाएगा, बढ़ी है तो भी निकल के आएगा, लेकिन निकल के कैसा आएगा, हमेशा सेम। ये जानबूझ के -5 और +5 रखे गए हैं। तुम इस बात को अब दोबारा देखना, ABCDEFGH, इसी में बेसिक मीनिंग ऑफ द चैप्टर, कोई रेट इक्वेशन नहीं चल रही है, बेसिक मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक, H, ये कोई भी रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। अब मैं इसकी जगह A प्लस बी लिखूं, चाहे C प्लस डी लिखूं, चाहे R से P लिखूं, मैं दोनों लिखूंगा, लेकिन A प्लस बी से C प्लस डी, और अच्छा लिख लो जाएगा, XA प्लस YB गिव्स ZC प्लस WD। इसमें W क्या चीज है, नहीं इसमें X क्या चीज है, तुम पकड़े नहीं, वापस देखना, ऐसे कोई रिएक्शन से याद दिलाओ, ऐसे बना तू, वो बैलेंस करनी पड़ेगी, वो बैलेंस याद है मेरे दिमाग में सारी। चलो देखो, H2 गिव्स H2 प्लस O2, इसको बैलेंस किया तो अपन लोगों ने ये बैलेंसिंग लगा दी। इसमें आगे वाला नंबर कितना है, 2, तो ये आगे वाला नंबर यही है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूँ दोनों सेम बात है। पहली बात, इसमें क्या घट रहा होगा,
क्या बढ़ रहा होगा? तो इसको रेट को लिखना है, मतलब तुम्हें मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने हाथ चलाने हैं। हाथ कैसे चलते हैं वो देखो। किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने का तरीका, रिएक्टेंट घटेगा कितने टाइम में कितना घटेगा निकालने का तरीका, माइनस के डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। रिएक्टेंट कितने से कितना हो गया, जितना रिएक्टेंट घटने की स्पीड होगी उतना ही इसके, इस कैसे लिखोगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दोनों बीच में क्या लगेगा, उसके आगे नेगेटिव क्यों है, इसके आगे पॉजिटिव क्यों है? ये कोई नई बात नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हो तो ये यही वाली बात थी। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी क्या चीज है, सामान। कौन सा सामान बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, तो अपने पास में कौन सा सामान घटेगा और कौन सा बढ़ेगा। किसी वर्ड को लगातार बोलने से घटना बढ़ना घटना बढ़ना दिमाग का सत्यानाश होता है। तुम्हें नहीं पता, साइकोलॉजिकली बात है, ये सत्य बात है। तुम्हें चैप्टर में फिर पता क्या होगा, निकलने के बाद में घटना बढ़ना के सिवा कुछ ध्यान नहीं रह जाएगा। क्या दोबारा लिखते हैं आपस से, कौन घट रहा है और कौन बढ़ रहा है। ठीक है, बताओ इसको कैसे लिखोगे। डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू होगा किसके, डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू होगा किसके, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू होगा किसके, डेल्टा डी अपॉन में। सबके घटने बढ़ने की स्पीड सेम होगी। इसमें कमियां हैं दो। पहली, क्योंकि ये डिक्रीज है तो माइनस, और ये इंक्रीज है तो एक और कमी है। किसी भी रिएक्शन में जो उसकी बैलेंसिंग में आगे आते हैं वो आगे लगते हैं 1/x, तो उसके कोफिशिएंट है वो आगे लगेंगे 1/x। ये आगे लगेंगे 1/y, ये भी आगे लगेगा 1/z, ये भी आगे लगेगा 1/w। लिखो। तो मैं किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना आना चाहिए। अभी लिखवाऊंगा मैं तुमसे, देखना। ये तुम्हें क्या समझा रहा, तुम्हें देख के समझ में आता है। कितने टाइम में ए की मात्रा कितनी कम हो गई, कितने टाइम में बी की मात्रा कम हो गई, कितने टाइम में सी की मात्रा बढ़ गई। ये बढ़ और घट, प्लस और माइनस से याद आए। अब इस बात को मैं तुम्हें इंग्लिश में झड़वाऊंगा नहीं कि यहाँ कोफिशिएंट वो आगे लगाते हैं डिवाइड में। अभी तुम देखोगे ना तब तुम सीख जाओगे। जस्ट तुम्हारे लिए। अच्छा, किसी के मन में हो तो कोई से तोड़वाना चाहे तोड़वा सकता है, मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है। नोदा पीटने से फायदा नहीं है ना छोटी बातों पे। डेल्टा आर कैसे निकला होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, या फिर R2 माइनस। तो बता दो फाइनल माइनस इनिशियल बहुत कम इस्तेमाल होता है यहाँ पे, क्योंकि जब तक लोग फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं तब तक लोग बोल के बढ़ जाते हैं R2 माइनस R1, T2 माइनस T1। दिक्कत कहीं नहीं है, तुम बस अपने दिमाग को सिखाओ कि बात एक ही है। किसी ने 2 - 1 लिख दिया, किसी ने FI लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो बस लिख देता हूं R2 माइनस के R1 अपॉन में T2 माइनस के T1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं P2 माइनस के P1 अपॉन में T2 माइनस के T1। ये एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। खैर, एग्जाम्पल देखना है। किसी को रिएक्शन याद हो तो बताए, कोई आसान सी रिएक्शन मैं बता देता हूँ। N2 प्लस के H2 गिव्स अमोनिया, दैट इज NH3। इसको बैलेंस करवाओ जरा। इसके आगे 2, इसके आगे 3, हो गए बैलेंस। इसमें रिएक्टेंट कौन है, इस रिएक्शन का रेट लिखो। देखो कितने टाइम में घटी, वो सब तुम्हें नहीं पता, बस तुम अभी आधी आधी पढ़ाई कर रहे हो, तुम बस लिख रहे हो, तुम्हें उसका मतलब तक नहीं पता यार। तुम सवालों के साथ सीखते हो। क्या लिखना, पहली लाइन लिखता हूं, माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ N2 डेल्टा अपॉन में डेल्टा T। नाइट्रोजन में कितना बदलाव हुआ, कितने समय में हुआ, वो कुछ नहीं दिया, बस तुम्हें ये लिखना है। तुम इसका बता दो मुझे, H2 के आगे 3 है, इसका बताओ कैसे लिखोगे। माइनस के 1/3, हाँ, डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। इसका बताओ 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन में डेल्टा T।
माइनस प्लस का चक्कर बहुत साफ है, उसकी उसकी कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। खैर दोबारा लिखते हैं, चलो तुम जरा इसको पढ़ोगे तो तुम्हें बात समझ में आएगी। ये तुम्हें क्या समझाना चाहता है कि कितने टाइम में N2 कितना घट गया, कितने टाइम में H2 कितना घट गया, कितने टाइम में NH3 कितना बढ़ गया। जितनी स्पीड से N2 घट रहा होगा उतनी स्पीड से H2 भी घटेगा, उतनी स्पीड से NH3 इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट के घटने की और प्रोडक्ट के बढ़ने की स्पीड सेम होती है। इसमें एट द एंड जाके एक बहुत महारती बात लगाई जाएगी, बिल्कुल आखिरी मिनट पे, अभी नहीं, ठीक है। वापस से लिखें एक बार, हमारा पसंदीदा काम यही बनेगा आगे जाके। तो सामने एक रिएक्शन लिखी जाती है, तुम्हें उसका रेट लिखना है। CO2 plus H2O in the presence of sunlight of chlorophyll gives C6H12O6 और प्लस में O2 बैलेंस किया 6 यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 6। चलो रेट देखो, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको लिखवाने का फायदा तुम समझ जाओगे। एक 5वीं क्लास की कन्या उससे कल पूछ रही थी, अनिष्का, भैया हम एलसीएम क्यों करते हैं? मैं उसको क्या बोल सकता था? आगे काम आएगा इस वजह से, ठीक है। वैसे तुम्हें बता दूं ये तुम क्यों कर रहे हो, काम आएगा ज्यादा आगे नहीं, मतलब उसको तो 4-5 साल बाद पता चलेगी, तो 2-3 दिन में पता चल जाएगी। खैर हाँ भाई, ये वाला रेट कैसे लिखा रिएक्शन का? ये रेट ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्शन की घटने बढ़ने की स्पीड है। लिखने का तरीका -1/6 डेल्टा CO2 अपॉन में डेल्टा T, लेकिन इसको हमेशा डब्बे में लगाएंगे। इसका रेट कैसे लिखोगे? -1/6 डेल्टा H2O अपॉन में, इसको हमेशा डब्बे में लगाओगे। इसका डेल्टा C6H12O6 डब्बे में लगाएंगे अपॉन में डेल्टा T, और इसका -1/6 नहीं लगेगा, माइनस वो प्रोडक्ट है, इस वजह से इसका 1/6 डेल्टा O2 अपॉन में डेल्टा T, मैंने डेल्टा बाहर लगा दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे खास। लेकिन एक काम की चीज कि हमने जो पुराना लिखा है या फिर जो भी हम लिख रहे हैं उसमें ये डब्बा क्या बताता है, ये इस बॉक्स का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन यानी कि मात्रा कितनी है, किसी भी सामान की मात्रा किसमें नपती है? ग्राम में नहीं, मोल लीटर इनवर्स में। किसी भी सामान की मात्रा नपती है मोल लीटर इनवर्स में। अब मैं तुम्हें दोबारा कहता हूँ, हाँ भाई ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इसका रेट लिखना रिएक्शन का, लिखो R से P बन गया, रेट लिखो। ज्यादा टाइम ले रहे माइनस के डेल्टा R अपॉन में डेल्टा T, और उसके बाद में डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। जिनको फॉर्मूले याद नहीं है फॉर्मूले याद करें। उसका रीजन, मुझे ना एक डायलॉग याद आता है उस मूवी का, वो कौन से है जो अनिल कपूर और उदय है, एक मूवी वेलकम है शायद, तो उसमें अनिल कपूर उससे कहता है कि तू बंदूक में गोलियां भरता रह जाएगा तब तक कोई अपना गेम बजा देगा। सुना वो डायलॉग तुमने? तुम पन्ने पलटते रह जाओगे तब तो कुछ सवाल करके निकल जाएगा। बड़ा सही कहा था किसने। हाँ जी उठा दे जा, भीग जाएंगे नहीं तो सीमेंट पत्थर बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से बात सुनो, ये तुमने लिख लिया। अब तुम्हें इसके बाद में बहुत बढ़िया बात समझ में आएगी, ध्यान से देखना। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि बहुत सिंपल सी कहानी,
फोर्स किस में नपती है? मास किस में नपता है? केजी में। डिस्टेंस किस में नपती है? किलोमीटर में। वेसिकल किसी भी बॉडी की स्पीड किस में नपती है? मीटर पर सेकंड में। किसी भी रिएक्शन का रेट किस में नपता है? सब मीटर पर सेकंड में। कि कौन सा केमिकल कितने किलोमीटर चला गया? नहीं, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड नापी जाएगी वो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन किस में नपता है? मोल लीटर इनवर्स में। टाइम किस में नपता है? सेकंड में। तो बनेगा मोल लीटर इनवर्स अपॉन में सेकंड। और ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगा, जाने क्यों? लोगों को आसानी चाहिए। मोल लीटर इनवर्स और सेकंड को ऊपर लेंगे तो सेकंड इनवर्स। ये किसी भी रिएक्शन के रेट की यूनिट है। अब कहीं पे तुम्हें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिख गया, मतलब तुम समझ जाओ कि वो रिएक्शन के बढ़ने घटने की बात चल रही है। तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुम्हें समझाता हूं इस बात का मतलब भी, इसमें भी दम है। अच्छा सब, अगर ये गैस हुआ तो ये तो एक्वस लिक्विड के लिए चल गया। अगर ये गैस हुआ तो, अगर गैसियस फेज हुआ तो कंसंट्रेशन किस में नापोगे? अपॉन में सेकंड है। खैर कोई नहीं, मैं पहले इस बात को पक्का करता हूं, उसके बाद चलेंगे, देखना। आगे बढ़े इसमें? ठीक। 7। हाँ भाई, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे सामने ना बहुत सारे रेट लिख के जा रहे हैं। एक डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। दोबारा से डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, अब मैं डब्बे नहीं बना रहा इसमें, -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी यानी कि 5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। उसके बाद में डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा टी यानी कि -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तुमसे पहला सवाल बताओ, मैंने 2 एल खा लिए इसमें, ठीक है चलो। इन 5 में रिएक्टेंट कौन है पहचानो? कौन कौन रिएक्टेंट है? ए, बी और ई। कौन कौन प्रोडक्ट है? दैट इज अ ब्रिलियंट गेम। दूसरी बात, इसमें किसके बनने की स्पीड सबसे ज्यादा है? डी की। किसके घटने की स्पीड सबसे ज्यादा है? घटने की स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है? बी और ई की, -3। इनमें ऐसे कौन से 2 लोग हैं जिन्हें हम एक ही रिएक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं? किस किस के घटने का रेट सेम है? पहली बात, जो पॉजिटिव है तुम्हें समझ में आया वो कौन है? प्रोडक्ट है, सीधी बात। जो नेगेटिव है वो तुम्हें समझ में आया वो कौन है? रिएक्टेंट है, सीधी सीधी कहानी है। दूसरी बात, इसमें किस किस के घटने का रेट सेम है? तो अगर कल को मेरा मन किया तो मैं तुमसे ऐसा कह सकता हूं भाई डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू डेल्टा ई अपॉन में डेल्टा टी लगा सकते हैं, वो भी माइनस के साथ में। एक बात और, अगर तुम माइनस यहाँ पे लगाओगे तो फिर वो माइनस यहाँ नहीं लगेगा, तो माइनस दिखना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, सुनो, एक बहुत बेसिक सवाल है जो पूछा गया है बहुत बार, जैसे कि मेरे पास तो है ना पिछला पन्ना, मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि साहब हम लोगों ने जब ऊपर लिखा था, क्या मैं 6 से 6 और माइनस से माइनस काट सकता हूं? ना, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं काट सकते, काटना ही नहीं है। इसमें क्या बुराई है? बुराई है, कोई बहुत भयानक बुराई है। ऐसे काटा पीटी नहीं करनी है, सब एक माइनस से माइनस 6 से काट दिया, ये सब सामने आ गया। तो तू डेल्टा टी से डेल्टा टी भी काट दे, फिर ब्रैकेट से ब्रैकेट भी काट दे, बस बीच में इक्वल लगे रहने दे। भाई तू डेल्टा टी काट देना, नहीं तो फिर 6 भी नहीं काटते हैं, सीधी सीधी कहानी है ना। ये छोटी छोटी बारीक बातें बताना बहुत आवश्यक है। अच्छा दूसरी बात, इसके घटने का स्पीड भी -3 है और इसके घटने का स्पीड भी -3 है। तो मैं तुमसे एक बात छोटी सी बोलता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि बी और ई एक ही रिएक्शन के लोग हों? हाँ, ऐसा हो सकता है कि बी और ई किसी एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, हो भी सकता है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ए और डी एक ही रिएक्शन के आदमी हो? किसी हाल में पॉसिबल नहीं है। ए घट रहा है 2 से जबकि डी बढ़ रहा है 5 से, ऐसा कैसे हो सकता है?
खैर कोई बात नहीं। तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, किसी भी रिएक्शन की रेट की यूनिट क्या लगेगी? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखने का तरीका क्या? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। अगर रिएक्टेंट है तो कैसा आएगा? नेगेटिव। प्रोडक्ट है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। घटने की स्पीड बढ़ने की स्पीड कैसी होगी? सेम। और ये सब कुछ तुमने किसमें पढ़ा है? बेसिक मीनिंग ऑफ द चैप्टर। और दूसरे पॉइंट का नाम क्या है? किसी भी रिएक्शन का रेट, उसमें दो बातें लिखी हुई हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और ग्राफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वैसा कुछ भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, ठीक है। लेकिन सभी लोग इन सारी बातों को ध्यान रखना, इससे अगली कार्रवाई अपन लोग फिर कल ही निपटाएंगे, ठीक है।